हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अपन आज कौन सा वीडियो देखने वाले हैं। जब भी हम लोग स्टडी मटेरियल से शिफ्ट करते हैं आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स के ऊपर, तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। और उस रिपीटिशन को हटाने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई थी। इट कंप्राइज्ड ऑफ 45 सच क्वेश्चंस जो कि आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर में कवर किए गए हैं और ये रिपीट नहीं हुए हैं स्टडी मटेरियल से। तो अगर हम लोग स्टडी मटेरियल प्लस ये 45 क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा हर टाइप का एक क्वेश्चन एटलीस्ट हो चुका होता है। सो ये 45 क्वेश्चंस की लिस्ट अवेलेबल है मेरी वेबसाइट के ऊपर www.sejeet.com या फ्री रिसोर्सेज में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हीं 45 क्वेश्चंस में 32 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हम लोग आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो ये 32 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है इन दी ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स, और हम लोग जिस ऑर्डर में डिस्कशन करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कशन करने वाले हैं। सो उसी ऑर्डर में अरेंज किए गए ये क्वेश्चन। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस पीडीएफ, ये भी फ्री रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा क्योंकि नवंबर 20 एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ रही हैं, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन सबसे पहले तो बहुत अच्छी चल रही होगी। सेकेंडली, हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में जाके देखें और उसको लिख सकें। सो लिखने का टाइम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने ऑलरेडी अपने आंसर्स लिखे हुए हैं और आपके पास में पीडीएफ मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ इन आंसर्स की, ताकि आप डायरेक्टली इन आंसर्स को देख सकोगे। अपने को लिखने के ऊपर टाइम स्पेंड नहीं करना है। सो दीज क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन अ क्विक मैनर। ये अज्यूम करते हुए डिस्कशन किया जाएगा कि आप लोग ऑलरेडी अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हो और फिर आप लोग स्विच किए हो आरटीपी, एमटीपी और पास्ट पेपर्स के ऊपर। ओके, सो अपन को क्या करना है कि ये क्वेश्चंस को रेफर करना है, यानी कि आपको ये पीडीएफ ओपन करके रखना होगा। साथ ही मैं आपको इसका आंसर का जो पीडीएफ दे रहा हूँ वो भी फ्री रिसोर्सेज में से डाउनलोड कीजिएगा। प्रिंट रख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी ओपन कर सकते हैं, तो आप उसको भी ओपन करके रखिएगा। जो 45 क्वेश्चंस का लिस्ट है उसको भी ओपन करके रखिएगा। एंड उसके अलावा जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल, मेरा मटेरियल या फिर किसी भी और टीचर का मटेरियल आप लोग यूज करते हैं, तो उसको भी ओपन करके रखिएगा। क्योंकि कुछ आंसर्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे जहां पर हम लोग उसको रेफरेंस करके और मार्क कर सकते हैं, तो मैपिंग कर देंगे थोड़ी सी। और इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं ये 4 चीजें आप ओपन करके रखिएगा। सेकेंडली, बिफोर वी स्टार्ट विद द डिस्कशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, बट उसको कमेंट बॉक्स में मत पूछिएगा। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के ऊपर। मेरे जो फोन नंबर की डिटेल्स यानी कि जो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो आप लोग मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के ऊपर और मैं डेफिनेटली उसको जितने कम समय में मैं उस पर रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा उतना मैं ट्राई करूंगा। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं किए बट आपको फिर भी उनमें डाउट आ सकता है, तो उन क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। तो हम ये क्वेश्चंस को जो डिस्कस करने वाले 32 क्वेश्चंस, उनके अलावा भी अगर आपको किसी में डाउट आता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, बट आप साथ में मुझे थोड़ा सा रेफरेंस दे दीजिएगा या फिर क्वेश्चन का फोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता चल जाए आप किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे समझ नहीं होगा कि आप बात किसकी कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, अपन लोग एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे एंड देन विल क्विकली go to the discussion of the answer. The CEO of P Limited is concerned with the amounts of resources currently spent on customers' warranty claims. Each box of its product is printed with the logo "Satisfaction Guaranteed" or "Your Money Back." P is having difficulty competing with X Limited because it does not have the reputation for high quality that X Limited enjoys. तो यहाँ पर quality की बात चल रही है and this question is of cost of quality. Chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बहुत बार पूछा गया और ये काफी अच्छा क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है। ऑल्दो इट इज वेरी इजी, बट फिर भी एक नया तरह का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर एक्स लिमिटेड के साथ में कंपैरिजन किया जा रहा है। एक्स लिमिटेड का बहुत ही हाई क्वालिटी का रेपुटेशन है, हम लोग उससे कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। Since the warranty claims are so high, the CEO of P Limited would like to assess what costs are being incurred to ensure the quality of the product. Following information is collected from various departments within the company relating to 2018-19. तो 18-19 का अपने को ये टेबल बना के दिया हुआ है कि इस तरह की कॉस्ट हम लोग इनकर करें टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे पहले वारंटी क्लेम्स। तो वारंटी क्लेम्स कभी जाता है? एक्सटर्नल कॉस्ट में जाता है, अपना एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। आपको वो 4 कंपोनेंट याद आ गए होंगे, प्रिवेंटिव, उसके बाद अप्रेजल, फिर इंटरनल फेलियर एंड देन एक्सटर्नल फेलियर। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो वारंटी क्लेम्स अपना एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में जाता है डेफिनेटली, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेल कर चुके होंगे, उसके बाद ही वारंटी का क्लेम रिसीव करेंगे।
एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट हम लोग इसलिए इनकर करते हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज ट्रेन हो जाए, और डेफिनेटली अगर हमारे एम्प्लॉयज ट्रेन रहेंगे तो उन लोगों के काम में डिफेक्ट निकलेगा ही नहीं। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ प्रिवेंटिव कॉस्ट। फिर आता है रीवर्क। रीवर्क हम लोग तब करते हैं जब हमारे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकलता है और वो हम लोग सेल करने के पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सो उसके ऊपर रीवर्क रहता है। सो दिस कम्स अंडर योर इंटरनल फेलियर कॉस्ट। फिर आता है लॉस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉस्ट कस्टमर्स ड्यू टू इम्पेयर्ड रेपुटेशन। सो आपके कस्टमर्स लूज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर इम्पेयर्ड रेपुटेशन, और ये आप तभी हो पाएगा जब भी आप लोगों ने सेल कर दिया है, उसके बाद क्वालिटी डिफेक्ट्स देखने को मिले कस्टमर्स को एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट्स। कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स, तो lost profits from lost customers due to impaired reputation will go into external failure cost. Cost of rejected units, ये आपका आ जाएगा internal failure cost के अंदर, क्योंकि आपका रिजेक्शन जो हो रहा है वो चेकिंग करने के बाद में आपने आइडेंटिफाई किए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन हुआ है और ये आपने अभी तक सेल नहीं किया था। सो कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स विल गो इनटू इंटरनल फेलियर कॉस्ट। सेल्स रिटर्न प्रोसेसिंग, रिटर्न तभी होगा जब आप सेल कर चुके होगे, सो दैट विल गो इनटू योर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। एंड लास्ट इज टेस्टिंग। तो टेस्टिंग जा रहा है अपना अप्रेजल कॉस्ट के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे सेट टारगेट के हिसाब से कितना मीट करता है। सो ये अपना कवर करता है हर तरह का कॉस्ट, और हर तरह का कॉस्ट का अपन ने बाइफिकेशन भी कर दिया है। ओके, देन द नेक्स्ट table which is given to us in the question is for the year 2019-20 the CEO is considering spending the following amounts on a new quality program। तो नए क्वालिटी प्रोग्राम का अपने को डिटेल दिया हुआ है, दो टेबल बना के दिया है और अपने को यहाँ पर ये बताया हुआ है इन्होंने कि पहले टेबल के अंदर तो हम लोग क्या एडिशनल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और सेकंड टेबल के अंदर अपने को उसकी वजह से क्या सेविंग्स मिलने वाली है। ओके, तो सबसे पहले रिक्वायर्ड पे जाते हैं कि इस टेबल का अपन को करना क्या पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड के अंदर अपने को फर्स्ट पार्ट में बताया प्रिपेयर अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट फॉर 18-19, अपन ने ऑलरेडी ओरली उसको बना दिया है। शोइंग द परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इनकर्ड इन ईच कॉस्ट कैटेगरी। सो परसेंटेज निकालेंगे अपन टोटल कॉस्ट का। Prepare a cost benefit analysis of the new quality program showing how the quality initiative will affect each cost category। तो cost benefit analysis बनाना है और हर cost category में अपने को change बताना है, right? So cost category के हिसाब से इसको bifurcation करना पड़ेगा। So inspecting raw material will go into appraisal cost की देख रहे हैं अपने टारगेट के हिसाब से मीट करता है या नहीं करता है। Re-engineer the production process to improve product quality। तो प्रोडक्शन करने के पहले ही आप अपने प्रोसेस को री इंजीनियर करके और बेहतर बना रहे हो ताकि आपका क्वालिटी अच्छा रहे, तो ये आपका प्रिवेंटिव में चले जाएगा। सप्लायर स्क्रीनिंग एंड सर्टिफिकेशन, रॉ मटेरियल परचेज करने के पहले आप सप्लायर को अच्छे से स्क्रीनिंग कर रहे हो, उसका सर्टिफिकेट चेक कर रहे हो, तो इस वजह से आप ये इंश्योर करने की कोशिश करते हो कि जो भी आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे वो आपके सेट टारगेट या फिर आपके डिफाइंड टारगेट से मीट करने वाला ही होगा। तो डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल, गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल आप इंश्योर कर रहे हो कि आप परचेज करो। सो दिस विल ऑल्सो गो इनटू योर प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑन प्लांट इक्विपमेंट इज अगेन प्रिवेंटिव कॉस्ट। हम लोग पहले से इंश्योर कर रहे हैं कि ब्रेक डाउन ना हो अपने इक्विपमेंट्स के अंदर। फिर अपने को सेविंग्स कहाँ पे देखने को मिलती है। सो रिडक्शन इन लॉस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉस्ट सेल्स ड्यू टू इम्पेयर्ड रेपुटेशन। तो अपन ने जो ऊपर वाला टेबल बनाया था 18-19 का, वहीं से अपन इसके ऊपर निकाल सकते हैं कि दिस विल गो इनटू एक्सटर्नल फेलियर। रिडक्शन इन रीवर्क कॉस्ट, ये अपना इंटरनल फेलियर। Reduction in warranty cost will go into external failure and reduction in sales return processing will go into external failure। तो इस तरह से अपन एक टेबल बनाएंगे and then we'll come to know कि अपना solution कैसे रहने वाला है। The third point is state how the managers trade off among the 4 categories of quality cost। तो यहां पर बात हो रही है अपने ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की, जहां पर हम लोग इंश्योर करते हैं कि अपना जैसे जैसे प्रिवेंटिव और अप्रेजल कॉस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे डेफिनेटली आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी रिड्यूस होने वाला है। बट देयर विल कम अ पॉइंट जहां पर आपके टोटल कॉस्ट मिनिमम पर रहेंगे और आप उस पॉइंट पर जाना चाहोगे जहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी डेफिनेटली मिनिमम पर है। बट यू हैव टू इंश्योर एंड यू हैव टू हैव डिफाइंड अ सेट टॉलरेबल लिमिट, जहां पर आप लोग टॉलरेट करने के लिए रेडी हो कि इतना डिफेक्टिव तो होगा ही। तो शुरुआत में आप लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट के अंदर और आप थोड़ा सा टॉलरेट कर रहे हो डिफेक्टिव्स को, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पर पहुंच जाओगे एंड देन फर्दर यू कैन इंप्लीमेंट TQM और 6 सिग्मा एंड फर्दर सच प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से आप लोग चाहोगे कि
आपका धीरे धीरे करके जीरो डिफेक्ट हो जाए। अल्टीमेटली इंस्पेक्शन इज ऑल्सो अ वेस्ट, इट इज अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। तो आप इंस्पेक्शन को भी हटाने की कोशिश करोगे, सो प्रिवेंटिव एंड अप्रेजल कॉस्ट भी आपका बहुत कम हो जाएगा। एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट तो डेफिनेटली आपका कम हो ही जाएगा, क्योंकि आप लोग सिक्स सिग्मा या फिर आप लोग जस्ट इन टाइम और TQM इस तरह के प्रिंसिपल्स अप्लाई करोगे। ओके, सो दिस इज योर थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का आंसर हमने ओरली डिस्कस कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड के लिए हम लोग देखते हैं कि टेबल किस तरह से बनेगी। तो आप देख सकते हो मैंने टेबल ऑलरेडी आपके लिए बना रखी है। हमने जैसा डिस्कस किया था उसी तरह से प्रिवेंटिव, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर में बाइफिकेशन कर दिया है। कॉस्ट का अमाउंट अपने को उस टेबल से लेकर इस टेबल में सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करना है। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू फ्रॉम आवर साइड इज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अपना आता है 20,50,000 और अपने को हर एक का परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 20,50,000 विल गो टू 5.85%। तो इस तरह से आप हर एक का परसेंटेज निकालोगे और आपका पहला पार्ट का टेबल रेडी हो जाएगा। कमिंग टू द सेकंड पार्ट में हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने जैसे बाइफिकेशन किया था उसके हिसाब से हम लोग हर कॉस्ट कैटेगरी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो अपन देख लेते हैं। सो प्रिवेंटिव कॉस्ट में हमारा अल्टीमेटली 8,50,000 का इंपैक्ट पड़ रहा है, हम लोग इतना एक्स्ट्रा इनकर करने वाले हैं। अप्रेजल कॉस्ट हमारा 120 से इंक्रीज होने वाला है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट विल गिव यू अ सेविंग्स ऑफ 2,50,000 और एक्सटर्नल में भी आपको सेविंग मिलेगा 12,75,000 का। सो अल्टीमेटली योर टोटल सेविंग्स फ्रॉम द न्यू क्वालिटी प्रोग्राम विल बी 5,55,000। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो कि फाइनेंशियली भी आपको नए क्वालिटी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। ऑल्दो अपन लोग ज्यादातर क्वेश्चन जो करते हैं उसमें वायबल नहीं होता है फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और नॉन फाइनेंशियल से अपन लिखते हैं कि अपने को करना चाहिए क्योंकि उसका ये फायदा मिलेगा अपने को। बट यहां पर फाइनेंशियली भी अपने को वायबल लग रहा है एंड इट इज फीजिबल एंड बेनिफिशियल फॉर अस, और नॉन फाइनेंशियली तो अपने लिए फीजिबल होता ही है और उसके लिए अपने को बेनिफिट्स भी बहुत मिल जाते हैं, राइट? तो आप इस तरह से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो और आपकी टेबल्स कुछ इस तरह से बन जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम JIT सिस्टम। तो चैप्टर नंबर 2 का कंप्लीट हो गया अपना और चैप्टर नंबर 3 पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन JIT से है, रेवोल्यूशन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई अ कंपोनेंट टू अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। Expected demand for the component will be 70,000 units totally for all the periods. So 70,000 for all the periods अपने को बताया हुआ है। Expected sales और production cost अपने को बताया हुआ है हर पीरियड का। So 1, 2, 3, 4 प्रोबेबली क्वार्टर्स होंगे। सेल्स 9,500, 17,000, 18,500, 25,000 और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि हर क्वार्टर में डिफरेंस अपने को देखने को मिल रहा है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर। So first quarter is 30, second quarter is again 30, but third quarter 32.5 and fourth period is 35 rupees. So ये अपने लिए एक नई चीज आई है कि वेरिएबल कॉस्ट डिफर कर रहा है हर पीरियड के अंदर। Total fixed overheads are expected to be rupees 14 lakhs for all the periods. The production manager has to decide about the production plan. दो चॉइस है, plan 1, produce a constant rate 17,500 units per period. Inventory holding cost क्या रहेगा 6.5 rupees पर यूनिट ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर पीरियड। तो यहाँ पर एवरेज लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो भी हम लोग एवरेज ही लेते। द प्लान 2 इज यूजिंग JIT सिस्टम। मैक्सिमम कैपेसिटी रहेगा 18,000 यूनिट्स पर पीरियड, बट यू कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फर्दर अप टू 10,000 यूनिट्स इन ओवर टाइम। Each unit produced in overtime would incur additional cost equal to 30% of the expected variable cost per unit of that period. अपने को assume करना है zero opening inventory for both the plans. Required क्या है? Calculate the incremental production cost and the savings in inventory holding cost by JIT production system. तो यहाँ पर अपने को निकालना है कि production cost incremental कितना रहेगा और saving कितना generate हो रहा है due to JIT, और last में advise करना है कि which plan should we choose. तो चलते हैं अपने solution के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग नॉन JIT एनवायरमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 0, 17,500 हम लोग कांस्टेंट रेट पर प्रोड्यूस करने वाले हैं हर पीरियड के अंदर। अपने को डिमांड पता है तो अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आ जाएगा एंड एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.5, तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, राइट? तो नॉन JIT बहुत ही सिंपल था। चलते हैं JIT के अंदर। सो JIT एनवायरमेंट के अंदर हमें ओवर टाइम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले डिमांड अपने को पता है, प्रोडक्शन अपन उतना ही करने वाले हैं। सो योर क्लोजिंग स्टॉक विल बी 0 डेफिनेटली, बट ऐसा कौन सा पीरियड रहेगा जहां पर हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन से ऊपर जा रहा है अपना डिमांड, तो इन दैट केस हमें ओवर टाइम में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो थर्ड पीरियड के अंदर अपने को 500 यूनिट्स का ओवर टाइम में प्रोडक्शन करना पड़ेगा एंड फोर्थ के अंदर 7,000 यूनिट्स का। अपने पास में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ओवर टाइम रहेगा उसका 30%।
सो थर्ड पीरियड के अंदर 32.5 मल्टीप्लाइड बाय 30% विल गिव यू 9.75 और फोर्थ पीरियड के अंदर 35 मल्टीप्लाइड बाय 30% विल गिव यू 10.5। तो इस तरह से हम लोग ओवर टाइम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक तो बहुत ही सिंपल चल रहा था अपना आंसर, और जनरली कोई भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा तो यहां पर करके और डिफरेंस निकाल देगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है थर्ड टेबल के अंदर, एंड द थर्ड टेबल इज की एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट हम लोग जेआईटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से क्या इनकर कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि आपके हर क्वार्टर के अंदर या फिर हर पीरियड के अंदर वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट है। थर्ड क्वार्टर के अंदर 32.5 है एंड फोर्थ के अंदर 35 है। सो इस वजह से अपना स्केड्यूल क्या रहता है प्रोडक्शन का, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है कि अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहने वाला है। अगर आप लोग 17,500 हर क्वार्टर के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होते तो फिर आपका प्रोडक्शन ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में ज्यादा हो चुका होता, थर्ड और फोर्थ के अंदर आपको 17,500 ही करना पड़ता। बट कमिंग टू जेआईटी सिनेरियो, आपको थर्ड के अंदर 18,500 करना पड़ रहा है और फोर्थ के अंदर 25,000 करना पड़ रहा है, राइट। सो वो डिफरेंस है, और उतना जो यूनिट्स का डिफरेंस है उसके ऊपर वेरिएबल कॉस्ट भी तो ज्यादा लगा है। ओवर टाइम तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया, बट आपका वेरिएबल कॉस्ट भी तो ज्यादा लग रहा है 2.5 से इन द थर्ड क्वार्टर, एंड आपके 5 रुपए से डिफरेंस पड़ रहा है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, राइट। 35 - 30, अगर सब जगह पे 30 होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट अपना प्रोडक्शन का स्केड्यूल बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है अपने वेरिएबल कॉस्ट को। तो वो डिफरेंस भी अपने को निकाल के और यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा फॉर एनालिसिस कि अपने को जेआईटी इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, राइट। सो प्रोडक्शन इन नॉन जेआईटी विल गिव यू अपना 17,500 कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय योर वेरिएबल कॉस्ट 30, 32.5 एंड 35। बट कमिंग टू जेआईटी, अपन ने जितना प्रोडक्शन किया उतना लिखेंगे, यानी कि अपने डिमांड के हिसाब से अपन ने प्रोडक्शन किया है तो उतना लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे अपने वेरिएबल कॉस्ट के साथ में। सो 30, 32.5 एंड 35 अगेन, और इसका डिफरेंस अपन निकालेंगे तो अपने को देखने को मिलता है कि फॉर जेआईटी इंप्लीमेंटेशन अपन 40,000 वेरिएबल कॉस्ट एक्स्ट्रा इनकर कर रहे हैं, राइट। सो वो 40,000 को अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। सो योर कॉस्ट अंडर जेआईटी एनवायरमेंट इज 78,375 ऑफ ओवर टाइम प्लस 40,000 ऑफ एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, और वहीं पे आपका सेविंग्स हो रहा है 1,56,000 का, राइट। तो अल्टीमेटली आपको बेनिफिट देखने को मिलता है 37,625 का। ये आपका फाइनेंशियली तो वायबल है ही, नॉन फाइनेंशियली भी बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम कर दोगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द थर्ड टेबल। ये थर्ड टेबल हम लोग जनरली भूल सकते हैं। अगर आपने एग्जाम में डायरेक्टली इस क्वेश्चन को देखा तो डेफिनेटली 70% चांस है कि आप लोग थर्ड टेबल बनाना भूल सकते हो, अगर आपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन नहीं देख रखा होगा तो। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। द थर्ड क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम जेआईटी सिनेरियो। पियर्सन मेटल एंड मोटर वर्क्स PM²W डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉपर वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोटर which is specifically designed. PM²W is thinking to shift from traditional system to JIT system as part of process innovation. CEO among the other top bosses at PM²W are hopeful that implementation of JIT will not only improve value in value chain for end consumer but also improve overall manufacturing cycle efficiency. तो यहाँ पर दो चीजें अपने को देखने को मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी की बात की है और वैल्यू चेन की भी बात करी है। JIT pre-implementation team was formed to evaluate the probabilities which collects following actual and estimated data about process. तो अपने को एक्टिविटी की कैटेगरी दी हुई है इंस्पेक्शन, स्टोरेज, मूविंग, प्रोसेसिंग। ट्रेडिशनल सिस्टम का एक्चुअल दिया हुआ है 40, 80, 20, 60। द डेटा इज इन मिनट्स, अपने को नीचे लिखा हुआ है। JIT सिस्टम का एस्टिमेटेड है इंस्पेक्शन का 30, स्टोरेज का 20, मूविंग का 10 मिनट्स एंड प्रोसेसिंग का 40 मिनट्स। Further, PM²W decided to practice single piece flow under JIT. PM²W received an order which is due to manufacture and delivered for 10 such motors. तो 10 मोटर प्रोड्यूस करके अपने को ऑर्डर को फुलफिल करना है। टोटल अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम टू प्रोड्यूस व्हाट कस्टमर डिमांड इज 480 मिनट्स। टोटल 480 मिनट्स अपने पास में है, आउट ऑफ विच इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस दैट 30 मिनट्स विल बी स्पेंड इन शटडाउन एंड क्लीनिंग। सो 30 मिनट तो उसमें जाने वाले हैं, बचे 450 मिनट्स। वो 450 मिनट्स के अंदर अपने को 10 मोटर को बना के और ऑर्डर को फुलफिल करना है। CEO is also considering JIT purchase apart from JIT production. सबसे पहले पूछा एक्सप्लेन जस्ट इन टाइम, तो जस्ट इन टाइम आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, पूरा थियोरेटिकल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स आप साथ में उसके बेनिफिट्स, उसके फीचर्स, ये सब भी लिख लीजिएगा। प्रोसेस भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैलकुलेट द तख्त टाइम एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। सो तख्त टाइम क्या होता है सबसे पहले तो वो समझना पड़ेगा, देन विल इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। थर्ड इज एडवाइस व्हेदर कंपनी शुड शिफ्ट टू JIT, तो वो डिपेंड करता है अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, राइट। सो तख्त टाइम क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट अपने लिए इंट्रोड्यूस किया है ICAI ने फ्रॉम MTP RTP, और ये RTP के अंदर इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट तख्त टाइम का इंट्रोड्यूस कर दिया अंडर JIT सिनेरियो।
So what is Takht time? Takht time is the maximum available time to meet the demands of the customer. This will help to decide the speed ऑफ एट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये होता क्या है, अपन ने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, बट होता क्या है बहुत ही सिंपल टर्म्स में ये होता है कि जैसे अपने पास में 480 मिनट्स अवेलेबल थे, उसमें से 30 मिनट हटा दिए तो 450 मिनट्स अपने पास अवेलेबल है ओनली एंड ओनली फॉर प्रोडक्शन। वो 450 मिनट्स के अंदर अपने को 10 मोटर बनाना है, तो एक मोटर के लिए अपने पास में कितना टाइम है? सो वो टाइम अपने पास में अवेलेबल है 450 डिवाइड बाय 10 यानी कि 45 मिनट्स। सो 45 मिनट्स में आपको एक मोटर को बनाना ही पड़ेगा, तभी आपका पूरा ऑर्डर फुलफिल हो पाएगा, राइट जैसे अपन नॉर्मल कैलकुलेशन अपने लाइफ में करते हैं कि अपने पास में 3 घंटे अवेलेबल है और अपने पास में मार्क्स इतने 100 मार्क्स, तो आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हो कि आपको हर मार्क के ऊपर कितना टाइम एलोकेट करना है, राइट या फिर अगर इतने क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चंस अपने को करने हैं तो आप कितना उसमें टाइम एलोकेट करोगे, ये भी आप डिसाइड करते हो। तो उसी तरह से तख्त टाइम इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो ये बोलता है कि आपके पास में जितना अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम है, टोटल अवेलेबल टाइम नहीं, जितना प्रोडक्शन के लिए टाइम है, बाकी सारी चीजों का टाइम हटा दो, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए जो टाइम है उसमें से आपको जितने ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए जितना प्रोडक्शन करना है, जितने यूनिट्स बनाने, आप देखो हर यूनिट के ऊपर कितना टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा या आपके पास में हर यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम अवेलेबल है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज तख्त टाइम। एक यूनिट को कितनी देर में बनाएंगे और दूसरे पे कितनी देर में जा सकते हैं, यही है आपका तख्त टाइम। ओके, सो ये हो जाता है बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम अपॉन टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो अपने केस में 450 मिनट्स अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, 10 मोटर बनाने तो 45 मिनट्स का तख्त टाइम हो जाता है। इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा कि अपने पास में 450 मिनट्स टोटल में अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए, 10 यूनिट्स अपने को बनाने हैं, सो वी हैव टू प्रोड्यूस एवरी 1 यूनिट इन 45 मिनट्स। सिंपल। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर कि क्या अपने लिए JIT इंप्लीमेंटेशन बेनिफिशियल है। तो आपने कुछ बात करी थी क्वेश्चन के अंदर, वैल्यू एडिंग, नॉन वैल्यू एडिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस की बात करी थी। तो वैल्यू चेन एनालिसिस के बेसिस पर अपन यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा इंस्पेक्शन, स्टोरेज और मूविंग जैसे जो एक्टिविटीज होती है ये नॉन वैल्यू एडिंग होती है, राइट। इंस्पेक्शन तो नॉन वैल्यू एडिंग होता ही है, स्टोरेज भी किसी तरह का वैल्यू एड नहीं कर रहा और मूवमेंट को भी वेस्ट माना जाता है, बट अगर आपका मूवमेंट नेसेसरी हुआ तो वेस्ट नहीं होगा, बट इट विल स्टिल बी नॉन वैल्यू एडिंग, राइट। सो नॉर्मल सिनेरियो के अंदर अपने को देखने को मिलता है 40, 80, 20 एंड 60। प्रोसेसिंग इज डेफिनेटली वैल्यू एडिंग क्योंकि वही तो वैल्यू ऐड करता है, वहीं से तो आपका प्रोडक्ट बन के आता है, राइट। JIT सिनेरियो के अंदर अपने को देखने को मिलता है 30, 20, 10 एंड 40। सो सबसे पहले तो आपका टोटल जो है वो 200 से 100 हो जाएगा। सो सबसे पहला इंप्रूवमेंट तो अपने को यही देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ JIT सिनेरियो। सेकेंडली, जो वैल्यू एडिंग का टाइम है ऑफ द टोटल that is 30% in normal scenario and 40% in JIT scenario, तो डेफिनेटली अपने को ये शो करता है कि एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है। ओके, सो एफिशिएंसी इंप्रूव हो रहा है JIT सिनेरियो के अंदर, अपना टोटल टाइम भी रिड्यूस हो रहा है। सो इस वजह से आप JIT इंप्लीमेंट कर सकते हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देन कमिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट, अपने को ये देखने को नहीं मिला है क्वेश्चन के अंदर, बट सजेस्टेड आंसर के अंदर इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है इसका एक छोटा सा नाम, हाइजून का। उन्होंने बोला कि अगर आप सिंगल पीस फ्लो इंप्लीमेंट करते हो तो साथ में यू कैन ऑल्सो इंप्लीमेंट हाइजून का, बट वी हैव नॉट अंडरस्टूड और हमें किसी ने अभी तक बताया नहीं कि हाइजून का है क्या। सो देयर इज अ वेरी मिनिमल चांस कि वो लोग पूछेंगे, ऑल्दो आई थिंक कि वो लोग बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं लगता है मुझे कि वो लोग पूछ लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा तख्त टाइम शायद पूछ ले क्योंकि उन्होंने उसको बता दिया, उसके ऊपर एक क्वेश्चन दे दिया है, बट हाइजून का के ऊपर उन्होंने किसी तरह का क्वेश्चन नहीं दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो शायद ना पूछे। बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड एक बार ऊपर से समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सो हाइजून का इज जापानीज वर्ड दैट मीन्स लेवलिंग। When implemented correctly, हाइजून का elegantly and without haste helps organization meet demand while reducing waste in production and interpersonal processes. तो इसमें अपने लिए याद करने लायक कुछ नहीं है, इसको अगर आप रटने बैठोगे मत रटो, कोई फायदा नहीं है, पूछने के चांस बहुत कम है। इसमें बेसिकली आपको याद रखना है लेवलिंग। हाइजून का मीन्स लेवलिंग। लेवल करना मतलब क्या, जैसे कि अपने पास में 450 मिनट्स अवेलेबल थे और 10 यूनिट अपने को बनाने थे, तो अपन ने लेवल कर दिया, हर यूनिट के लिए 45 मिनट्स दे दिए। ओके, बट वहीं पे अगर अपने पास में फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑर्डर्स रिसीव किए अपन ने 500 हैट्स के पर वीक, और उसमें भी ऐसा नहीं हो कि अपने पास में हर दिन 100 हैट्स का ऑर्डर आया था। मंडे को 200 हैट्स का ऑर्डर आया, ट्यूसडे को 100 का ऑर्डर आया, वेंसडे को 50 का आया, थर्सडे को 100 का आया और फ्राइडे को 50 का आया। तो प्रोडक्शन के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि इसको सबको लेवल कर देंगे। टोटल 500 हो रहे हैं, 5 दिन वर्क करना है, तो वीक के हर दिन पे आप 100 हैट्स को मैन्युफैक्चर करके रखो। आपका जब भी रिक्वायरमेंट ज्यादा का है तो डेफिनेटली बाद में वापस से जब बनेगा तो फुलफिल हो जाएगा, कम का है तो थोड़ा सा बफर रह जाएगा। सो थोड़ा सा ब्रीच होता है JIT का कॉन्सेप्ट, जहां पर हम लोग बफर करके नहीं रखते हैं, बट यहाँ पर अपने को इतना लोड लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें पता है
कि वो चले जाने वाला है, यानी कि वो सेल हो जाने वाला है। तो उतना ही हम लोग बफर करके रखते हैं बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में छोटे टाइम के लिए, तो अपना इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर ज्यादा नहीं रखता है। सो JIT को थोड़ा सा ब्रीच करना पड़ रहा है, बट इसकी वजह से आपका एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है। वरना क्या होगा कि एक दिन आप 200 बना रहे हो, एक दिन आप 50 बना रहे हो, एक दिन 100 बना रहे हो, उसकी वजह से एफिशिएंसी तो अफेक्ट होता ही है, बट साथ में आपका कैपेसिटी कितना है उसके हिसाब से ओवर टाइम भी लग सकता है। सो आपने 100 बना लिया 5 दिन, और उसकी वजह से आपका टोटल 500 बन गया है, और आप अकॉर्डिंगली पूरे हफ्ते की जो ऑर्डर का डिमांड था उतना फुलफिल कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट इज हेल्पिंग यू टू मीट द डिमांड लेवल, और साथ में आपका एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है, राइट। ऑल्दो थोड़ा सा हमें इन्वेंट्री में रखना पड़ता है, बट यू आर श्योर कि वो बिक जाने वाला है, इसलिए हम लोग हाइजीन को साथ में यूज कर सकते हैं। ओके, सो JIT इंप्लीमेंट कर रहे हो, साथ में सिंगल पीस फ्लो इंप्लीमेंट कर रहे हो, साथ में हाइजीन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज वॉट इज हाइजीन ऑल अबाउट। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हाइजीन का। इसमें मैंने मल्टीपल हैट्स का भी दिया हुआ है। जैसे अपन ने यहाँ पर बात करी, सेम टाइप की हैट का 500 ऑर्डर आया, बट अलग अलग टाइप के हैट का आएगा तो किस तरह से रहेगा, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने लिख के दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आप इसको रीड कर सकते हो, बट डेफिनेटली इसके ऊपर कोई चांस नहीं है, देयर इज 0 चांस कि आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग लास्ट स्टेज के ऊपर है। ओके, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर हाइजीन को भी एक्सप्लेन कर दिया है। आप एक बार लेवलिंग को याद रखिए बस। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम JIT पिक्सल लिमिटेड। इसमें हम लोगों ने टारगेट कॉस्टिंग और JIT को मिक्स करके देखा हुआ है। सो नवंबर 19 एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 था ये, और मेरा एग्जाम नवंबर 19 में हुआ था। सो आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कॉस्टिंग का पेपर आया, मैंने ये क्वेश्चन के साथ में अपना पेपर लिखना स्टार्ट किया था, एंड 30 मिनट्स में मैंने इसको सॉल्व किया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इसको गलत सॉल्व कर दिया है। सो 2 ऑप्शन थे, क्योंकि पहला आंसर यही था, तो 2 ऑप्शन थे कि या तो पूरा काट दूं, और दूसरा ऑप्शन ये था कि थोड़ा जहां पर गलत किया उतना काट के और वापस से सॉल्व कर लेता हूँ। तो सोचा प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगा थोड़ा थोड़ा काटने में, उससे अच्छा है कि मैं पूरा ही काट दूँ। पूरा काटा, और आई टुक अनदर 20 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन, एंड 50 मिनट्स जा चुके थे, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया था, बट नाउ द प्रेशर वॉज बिल्डिंग अप। तो फिर मैंने जैसे जैसे अपना काम रखा, आई केप्ट माई काम, एंड देन आई स्टार्ट सॉल्विंग द रेस्ट ऑफ द पेपर, एंड 1 hour 10 minutes के अंदर आई कुड सॉल्व द रिमेनिंग 3 questions, and then the case study was left. I took entire 1 hour to solve the case study and easily completed my entire paper. और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो पाया क्योंकि मैंने घर पर बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व किए थे, एंड while solving the papers at home I used to keep a note कि मैं 3 घंटे के अंदर पूरा पेपर कंप्लीट करूँ, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट करना है मुझे। सो दैट इज हाउ माई स्पीड वॉज इंक्रीज्ड पेपर सॉल्व करने की, एंड प्रेशर फेस करने का एक सिनेरियो ऑलरेडी शायद दिमाग में था कि मैंने घर पर वो किया हुआ है, तो मैं शायद उसको एग्जाम में वापस से कर पा रहा था। सो दैट इज वाई आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड आई ऑलवेज एडवाइज कि आप लोग पेपर सॉल्व करके देखिए घर पे। वो 3 घंटे की प्रैक्टिस बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी की वजह से हम लोग एग्जाम टाइम के ऐसे सिनेरियोज जो कि हमने सोचे नहीं होते, और उसमें भी हम लोग अपना काम रख के और पेपर कंप्लीट कर पाते हैं, right? So let's move to this question. Pixel Limited is a toy manufacturing company. It sells toys through its own retail outlets. It purchases materials needed to manufacture toys from a number of different suppliers. Recently, due to the entry of few reputed foreign brands in the toy market, and particularly in the segment in which Pixel Limited is doing business, it is facing a threat to operate profitably. Each toy requires 4 kg of materials at rupees 19 per kg, and 5% of all materials supplied by the suppliers are found to be substandard. तो 4 kg हम लोग को चाहिए, but 5% substandard रहने वाला है, यानी कि 4 kg से ज्यादा खरीदना पड़ेगा for per toy, right? Labor hour requirement for each toy is 0.4 hour at rupees 120 per hour. तो आपका per toy निकल के आ गया 0.4 multiplied by 120, which will give you 48 rupees per toy. Right? Market research has determined that the selling price will be 240 per toy. Company requires a profit margin of 15% of the selling price. So 240 per toy अपना selling price है, 15% आपको profit चाहिए. So 15% is 36 I guess. 240 minus 36 आप करोगे तो 204 आ जाएगा, या हो गया आपका target cost. Expected demand for toy in the coming year will be 50,000 toys. Sales and variable overhead per unit for the 4 quarters of the year will be as follows. तो आप देख सकते हो इस तरह से उन्होंने टेबल बना के दिया हुआ है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। यहाँ पर भी अपने को वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हर क्वार्टर का डिफरेंट देखने को मिलता है, 22, 22, 24 एंड 25। तो वो थर्ड क्वेश्चन जो अपन ने किया था
सेकंड क्वेश्चन जो अपन ने किया था उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरह से अगर अपने को यहाँ पर भी एनालिसिस करने के लिए पूछा जाता है कि जेआईटी के अंदर कितना कॉस्ट एडिशनल बैठ रहा है या कितना सेविंग जनरेट हो रहा है, तो फिर अपने को उस तरह का टेबल बनाना पड़ सकता है। But let's see what has been asked to us in the question. Total fixed overheads are expected to be rupees 6,25,000 for each quarter. Production manager has decided to produce 12,500 units in each quarter. तो constant rate decide कर लिया उसने. Inventory holding cost 18 per unit of average inventory दिया हुआ है per quarter. एवरेज नहीं बोला होता तो भी अपन लोग एवरेज ही लेते। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन अबव, यानी कि 22, 22, 24 और 25 में ये 18 इंक्लूडेड नहीं है, थैंक गॉड। Normal production capacity per quarter is 15,000 toys. The company can produce further up to 6,000 units per quarter by resorting to overtime working. Overtime wages will be 150% of normal wage rate. तो आपने अगर normal wage rate का 100 निकाल लिया, 50% additional overtime के लिए देना है। जैसे ऊपर 30% दिया था ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर, वैसे इसके अंदर 50% देना है, राइट। Assume zero opening inventory. Required क्या है? सबसे पहले we have to calculate the cost gap that exists between the total cost per toy as per the production plan and target cost. तो target cost अपन ने निकाल लिया ओरली 204। प्रोडक्शन प्लान के हिसाब से एक बार कॉस्ट निकालते हैं। सेकेंड पार्ट में अपने को बोला है डिस्कस, अपने को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है, अपने को यहाँ पर डिस्कस करना है। डिस्कस हाउ जस्ट इन टाइम परचेजिंग एंड जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन विल रिमूव द कॉस्ट गैप कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट अबव। शो कैलकुलेशन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। सो कैलकुलेशन करना है बट उसके साथ में डिस्कशन देना पड़ेगा। डिस्कशन इज द मेन आंसर। Third part is explain how implementation of JIT production method can be a major source of competitive advantage and success of the company. तो definitely इसमें आप JIT के benefits लिख सकते हो, theoretical question है। तो benefits आप लिखोगे, साथ में आपको केस को मिक्स करना पड़ेगा। पिक्सल लिमिटेड का जो केस अपने को दिया हुआ है उसको साथ में आप मिक्स करोगे और फिर अपना आंसर लिखोगे। साथ में आप अपने जो फिगर्स अपन निकालने वाले सेकंड पार्ट में उसको यूज करने वाले हो। ओके, सो थर्ड पार्ट का आंसर लिखने के लिए आपको इस तरह से अपने केस को मिक्स करना पड़ेगा अपने बेनिफिट्स के साथ में। ऑलराइट, सो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन प्लस डिस्कशन करना है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो हमने टारगेट कॉस्ट निकाली, ओरली निकाल लिया था, उसी तरह से आप एक टेबल बना दोगे, वो आपका निकल जाएगा। फिर आते हैं कॉस्ट अंडर नॉन जेआईडी सिनेरियो। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे अपन लोग हमेशा निकालते हैं उसी तरह से निकालना है और आपका जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो आ जाएगा। सो ओपनिंग अपने को जीरो अज्यूम करने के लिए बोला हुआ है। देन प्रोडक्शन 12,500 का कांस्टेंट रेट से हम लोग करने वाले हैं। अपने को डिमांड कितना है वो अपने को बताया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक अपना निकल जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 एंड योर इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज 18 पर यूनिट। तो आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल निकालोगे, सो आपका जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है वो आएगा 3,42,000। नॉन जीआईडी सिनेरियो के अंदर जो बाकी की कॉस्ट है उसको निकाल लेते हैं ताकि अपना कॉस्ट पर टॉय निकल जाए। सो डायरेक्ट मटेरियल अपने को निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 kg अपन को चाहिए पर टॉय, बट उससे ज़्यादा परचेज करना पड़ेगा बिकॉज 5% इज सब स्टैंडर्ड। सो 4 डिवाइडेड बाय 95% करूंगा, 4.21 आएगा। 4.21 मल्टीप्लाइड बाय 19 पर यूनिट, तो 80 रुपीज़ का आ जाएगा। सो आपको पर टॉय 80 रुपीज़ का मटेरियल चाहिए। देन 48 अपन ने कैलकुलेशन किया था ओरली, ये है आपका लेबर कॉस्ट पर टॉय। वेरिएबल ओवरहेड अपने को दिया हुआ है, सो योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ में। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट अपन ने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, सो वो भी अपना यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिक्स्ड ओवरहेड्स अपने को दिया हुआ है 625 फॉर ईच क्वार्टर और टोटल कॉस्ट आपका निकल जाएगा। सो योर टोटल कॉस्ट पर टॉय विल बी 208.09। सो डिफरेंस क्या आएगा? 208.09 माइनस 204, दिस विल गिव यू 4.09। सो ये अपन ने कॉस्ट गैप निकाल लिया है। दिस गिव्स यू योर फर्स्ट पार्ट का कैलकुलेशन एंड आंसर। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर। सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कि जेआईटी की वजह से कैसे वो कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। ओके, सो जेआईटी सिनेरियो के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो ओवर टाइम लगने वाला है डेफिनेटली। तो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के अंदर अपने को ओवर टाइम देखने को मिलता है और वहां पर हम लोग ओवर टाइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो डायरेक्टली इसी टेबल के अंदर कर लेंगे। अब यहाँ पर मटेरियल के अंदर आप दो असम्पशंस ले सकते हो। पहला असम्पशन तो यही है कि अभी भी 5% सब स्टैंडर्ड आ रहा है। सेकंड असम्पशन ये है कि जेआईटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से आपने सप्लायर का स्क्रीनिंग सर्टिफिकेशन किया, उसकी वजह से जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी आप लोग रिसीव करते वो एलिमिनेट हो चुका है एंड आपको जो 4 kg चाहिए था पर टॉय, आपको 4 kg पूरा मिल रहा है और उतना ही आप यूज कर लोगे, इसमें सब स्टैंडर्ड नहीं है। So 4 kg multiplied by 19 will give you 76. Second assumption can be कि 5% substandard है तो आपका 80 ही आ जाएगा। ओके, दोनों ही सही है, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। आप दोनों assumption लेके और सॉल्व कर सकते हो। 76 मैंने लिया है, 76 लेबर 48 है, वेरिएबल ओवरहेड अपने को दिया हुआ है।
सो वेरिएबल कॉस्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने को ओवर टाइम एडिशनली कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बताया था 100 ऊपर ऑलरेडी कंसीडर कर लिए, यहाँ पर 50% एक्स्ट्रा देना है। ओके, सो 50% एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, 48 का 50% इज 24 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन विच इज इन एक्सेस ऑफ द कैपेसिटी, 500 फॉर Q3 एंड Q4 के लिए 3000। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 24 विल गिव यू 12,000 एंड 3000 मल्टीप्लाइड बाय 24 विल गिव यू 72,000। तो 84,000 का आपको ओवर टाइम देखने को मिलता है। ओके, ये 84,000 निकालने के बाद फिक्स्ड ओवरहेड्स अपन ने ऐड कर लिए हैं और उसके बाद टोटल कॉस्ट अपने निकल चुका है। सो टोटल कॉस्ट पर टॉय आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 50,000, दिस विल गिव यू 199.38। तो अपना कॉस्ट डेफिनेटली कम हो गया। 204 माइनस 199.38 विल गिव यू 4.62। ये 4.62 का अपने को कॉस्ट गैप अब देखने को मिलता है, बट अपना जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अब अपने टारगेट कॉस्ट से कम हो चुका है। सो ये कॉस्ट का डिफरेंस क्यों आया? ये कॉस्ट का डिफरेंस आने के दो रीजन है। सबसे पहले तो आपका ओवर टाइम इज 84, बट वहीं पे जो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट था वो था 3,42,000। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस वहां पर देखने को मिलता है। सेकेंडली, मेरे अजम्पशन के हिसाब से मेरा जो मटेरियल कॉस्ट है वो 76 पर यूनिट है, राइट? तो उसमें भी डिफरेंस अपना हो जाता है अच्छा खासा। बट अगर आपने 80 लिया है तो आपका यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस यू विल हैव इज ओवर टाइम एंड अपने इन्वेंट्री होल्डिंग का डिफरेंस। ओके, तो उसकी वजह से आपका जो कॉस्ट गैप आएगा वो 4.62 से कम आएगा। ऑलराइट, सो ये रीजन आप साथ में लिखोगे डिस्कशन में और इसी तरह से आप डिस्कशन दे दोगे। सो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसको भी आप लोग चाहें तो स्टार मार्क कर लीजिए। मैं आपको बताना भूल गया था, क्वेश्चन नंबर 3 को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए बिकॉज ऑफ तक द टाइम, न्यू कॉन्सेप्ट और हाइजीन का भी साथ में अपन ने डिस्कस किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये अपना OEE का क्वेश्चन है, यानी कि TPM को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। So APZ Company Limited manufactures spare parts and can be called high volume based manufacturing environment. The company is using the system of TPM for maintaining and improve the integrity of manufacturing process. There are several different automated manufacturing machines located in the point through which manufacturing of spare parts are done and supplied to cater the demand in the market. तो पहला पैराग्राफ पूरा वेस्ट था अपने लिए, कोई डेटा अपने को यहाँ से मिला नहीं। सेकेंड पैराग्राफ में बताया a 12-hour shift is scheduled to produce a spare part in APZ company. The shift has 3 15-minute break and a 10-minute cleanup period. तो 12 घंटे अपने पास में टोटल है। 12 multiplied by 60 will give you 720 minutes. 15 मिनट के 3 ब्रेक है, 45 मिनट्स और 10 मिनट का एक ब्रेक है। सो 45 प्लस 10 will give you 55. 720 अवेलेबल है, 55 का टाइम वेस्ट हो रहा है। 720 माइनस 55। प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर ऑटोमेटेड मशीन A10 साइकिल इज 10 सेकेंड्स, यानी कि हर 10 सेकेंड के अंदर हम एक यूनिट बना सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इज 3360, स्क्रैप इज 75, अनप्लान डाउन टाइम इज 36 मिनट्स। तो ये 36 मिनट्स को भी आप माइनस कर दीजिएगा उधर 55 के साथ में। 720 माइनस 55 माइनस 36, दिस विल गिव यू आई गेस 629। कैलकुलेट OEE एंड कॉमेंट ऑन इट। तो 3 चीजें होती है यहाँ पर। अवेलेबिलिटी जो अपन ऊपर अभी कैलकुलेट कर रहे थे इतनी देर से ऑलरेडी, फिर आता है परफॉर्मेंस और तीसरा आता है क्वालिटी। ओके, सेकेंड पार्ट में अपने को बताया मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज डिसाइडेड टू एंश्योर दैट थिंग्स आर डन राइट द फर्स्ट टाइम एंड दैट द डिफेक्ट्स एंड वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सो TQM का फील आ रहा है, दस दे आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट TQM। बोल ही दिया कि TQM इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में बोला है समराइज द कनेक्शन बिटवीन TQM एंड TPM। सो आई गेस सेकंड और थर्ड अलग अलग हो गया, बट वो साथ में दिया हुआ है। सो TQM और TPM का कनेक्शन अपने को बताना है। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि TQM और TPM का कनेक्शन आपको हर उस क्वेश्चन में पूछेंगे जहां पर OEE पूछा जाएगा, या फिर अलग से भी वो लोग पूछ सकते हैं। सो आपको डेफिनेटली उस पार्ट को याद कर ही लेना है जहां पर कनेक्शन लिखा हुआ है अपनी बुक के अंदर TQM एंड TPM के बीच में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो उसको एक तरह से। कैलकुलेशन पे चलते हैं OEE के ऊपर एंड वी हैव टू कॉमेंट ऑन इट। सबसे पहले अवेलेबिलिटी, फिर परफॉर्मेंस एंड देन क्वालिटी। सो लॉस्ट टाइम कितना है 91, 45 प्लस 10 प्लस 36 और 720 टोटल टाइम है। माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपका 720 माइनस 91 अपॉन 720 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होता है आपका अवेलेबिलिटी रेशियो। दिस विल गिव यू 87.36%। ओके, फिर अपन निकालते हैं परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो एक्चुअल प्रोडक्शन 3360 यूनिट्स का हुआ है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट अपने को दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, राइट? सो हर 10 सेकेंड के अंदर अपन एक यूनिट बना पा रहे हैं। सो टोटल टाइम कितना रहा होगा 3360 मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस विल गिव यू 33,600। पर अपन ने एक्चुअल में कितना लिया है
629 मिनट्स। कैसे पता चला? 720 माइनस 91, 629 मिनट्स। और ये 33600 सेकंड्स अपने को लेने चाहिए थे, इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 560। सो 560 मिनट्स में आपको प्रोडक्शन करना चाहिए था 3360 यूनिट्स का, बट एक्चुअली आपने 629 मिनट्स के अंदर किया है। सो आपका परफॉर्मेंस रेशियो यहां से पता चल जाता है 560 अपॉन 629 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस विल गिव यू 89.03%। चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। क्वालिटी बहुत सिंपल है, 3360 यूनिट्स अपन ने बनाए, 75 उसमें से स्क्रैप थे। सो 3360 माइनस 75 अपॉन 3360 इंटू 100, दिस विल गिव यू 97.77%। तो क्वालिटी रेशियो भी आ गया। OEE इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय परफॉर्मेंस मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी, तो ये हो जाता है आपका 76.04%। इस पे कॉमेंट क्या रहेगा कि 85 एंड अबव को बहुत अच्छा माना जाता है, 85 के बिलो अपने को उस पर वर्क करना पड़ेगा, यानी कि उसको एफिशिएंसी कम है, एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी। 76.04 सीम्स टू बी एन एवरेज स्कोर, तो इसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आके और 85 तक ला सकते हैं। ओके, इसका रीजन क्या हो जाएगा कि क्वालिटी रेशियो तो अच्छा दिख रहा है, बट इनका अवेलेबिलिटी रेशियो कम है एंड उनका परफॉर्मेंस रेशियो भी कम है। सो इसके रीजंस इनको आइडेंटिफाई करने चाहिए। प्रोबेबली इनको जो अनप्लान डाउन टाइम हुआ है 36 मिनट्स का, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे क्यों हुआ और उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। सो इस तरह से आपका कैलकुलेशन भी हो जाएगा और कॉमेंट भी हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा मार्क्स के लिए जो पूछा जाएगा वो रहेगा कनेक्शन बिटवीन TQM एंड TPM। सो रट लीजिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है और आपको वो लिख के आना ही आना है। आई थिंक 5 पॉइंट है उसके अंदर और वो पांचों के पांचों पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, तो 5 अपने क्वेश्चंस हो चुके हैं अभी तक और 32 क्वेश्चंस कवर करने हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस से मिलते हैं 6th क्वेश्चन के साथ में। Welcome back guys with question number 6. Mold and Dies Limited was established in 1980 and has enormous wealth of experience in the mold manufacturing industry and services wide range of plastic molds all over nation. Over the past decade, M&D has developed the reputation for quality products and services for customer focused approach. It deals in injection molds, blow molds, die sets, molds base, etc. तो ये पूरा पैराग्राफ अपने लिए एक तरह से वेस्ट था। With a state-of-the-art infrastructure facility, M&D is able to meet the qualitative and quantitative demands of its clients. Its vision and mission is to provide high-class manufactured products by using best quality raw materials. M&D has developed a new product M, which is about to be launched into the market. तो इसने एक नया product बनाया है M, which is about to be launched into the market and anticipates to sell 80,000 of these units at a sales price of rupees 300 over the product's life cycle of 4 years. तो 4 साल की लाइफ साइकिल है, 300 का सेलिंग प्राइस डिसाइड किया है, 80,000 प्रोडक्ट्स बेचेगा पूरे लाइफ टाइम में। ओके, डेटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट M are as follows. So cost of design and development of molds, dies and other tools is 8,25,000. This is cost of design and development. So probably आप कह सकते हो R&D. Manufacturing cost is rupees 125 per unit. Selling cost is 12,500 per year plus 100 per unit. Admin cost is 50,000 per year. Warranty expenses is 5 replacement parts per 25 units. So हर 25 यूनिट के ऊपर 5 replacement part है at 10 rupees per part. 1 visit per 500 units, यानी कि हर 500 units के ऊपर एक visit होगा और cost रहेगा rupees 500 per visit. So we have to compute the product M's life cycle cost. And then on the second part we have to suggest 2 ways to maximize M's life cycle return. तो चलते हैं अपने solution के ऊपर. We have to ignore time value of money. So इसका कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अपने को कॉस्ट ऑफ डिजाइन डेवलपमेंट दिया हुआ है 8,25,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 125। सेलिंग कॉस्ट इज अगेन इजी, आपका 4 साल का लाइफ है, सो 12,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड जो पर यूनिट दिया हुआ है 100, सो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका टोटल हो जाएगा 80,50,000। फिर आएगा एडमिन कॉस्ट 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4। वारंटी कॉस्ट जहां पर हर 25 यूनिट्स के ऊपर आपके 5 पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं, सो 80,000 यूनिट्स टोटल है, हर 25 के ऊपर 5 पार्ट रिप्लेस हो रहे हैं और हर पार्ट 10 रुपए का है। सो 80,000 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10,
तो ये आ जाएगा 1,60,000 एंड वारंटी विजिट्स होने वाली है हर 500 यूनिट्स के ऊपर एक विजिट। सो टोटल 80,000 है। सो 80,000 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 1 विजिट एंड योर कॉस्ट पर विजिट इज ₹500। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 80,000। सो दिस गिव्स यू अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1,93,15,000। ये हो गया आपका लाइफ साइकिल कॉस्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इस तरह से अपन ने लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाल लिया। लकीली वी हैड टू इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अदरवाइज उसको डिस्काउंट करना पड़ता। फिर अपने को 2 सजेशन उन्होंने पूछे मैक्सिमाइज करने के लिए। तो सबसे पहले नया प्रोडक्ट है तो अप्लाई वैल्यू इंजीनियरिंग, कुछ ऐसे सवाल पूछो जिसकी वजह से आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर अप्रोच चला जाएगा। सेकंड इज इट इज अबाउट टू बी लॉन्च, तो आपको लॉन्च टाइम रिड्यूस करके रखना चाहिए, यानी कि R&D और लॉन्चिंग के बीच का जो टाइम है वो कम से कम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो भी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे और फिर आपका मार्केट नया नहीं रहेगा, यानी कि आपका प्रोडक्ट नया नहीं रहेगा, फिर आप उसको अच्छे से मार्केट नहीं कर पाओगे। ओके और हर प्रोडक्ट का एक टाइम होता है जब उसका यूज होता है, जब उसको सेल कर सकते हैं हम लोग। तो वो टाइम अगर चले गया तो फिर आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहेगा। सो यू शुड रिड्यूस द लॉन्च टाइम एंड यू शुड डू वैल्यू इंजीनियरिंग बिकॉज इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये 2 सजेशन अपन दे सकते हैं टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू एंड सेल्स। तो अपना हो जाता है आंसर इसका भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 इज Following 3 independent situations pertaining to environmental management and sustainability are provided to you. Situation 1. Vasco Limited is a chemical company which uses chlorofluorocarbons यानी कि CFC in the production of chemical. As awareness of the environmental damage caused by CFC spread, Vasco Limited stopped using CFC in its production process and analyzed and redesigned its product range much before the legislation controlling use of CFC introduced by the government. तो उनको पहले से ऐसा लग रहा था कि उनको एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। सेकेंडली इस डर की वजह से भी कि अगर लेजिस्लेशन आ गया तो फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। सो उन्होंने पहले से डिसाइड किया कि वो लोग अपना प्रोडक्ट रेंज चेंज कर देंगे, रीडिज़ाइन कर देंगे और CFC का यूज़ बंद कर दिया। Situation 2. Energy drink manufacturer Cool Limited was awarded to submit a yearly report to the Ministry of Environment and Forests on activities which contains information concerning collection, recovery and recycling of packaging waste, fulfillment of the targets, volume of recovered and recycled packaging waste by type of material and declaration that all compulsory contributions and the taxes have been paid. Situation 3. KOA Limited has achieved a 25% reduction of energy consumption through its Go Renewable initiative. For the company, a 25% reduction represents a cost saving of about ₹30,000. So ये तीनों situations के लिए अपने को कोई से भी इन नीचे दिए हुए 2 questions को explain करना है। सबसे पहले Why Vasco Limited stopped using CFC? तो इसका रीज़न अपन ऑलरेडी दे चुके हैं कि गवर्नमेंट लेजिस्लेशन अगर लेके आ जाता और फिर पेनल्टी उनके ऊपर लगती तो एक तो उनके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता ही, बट साथ में नॉन फाइनेंशियली भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता क्योंकि उनकी रेपुटेशन कम हो जाती और मीडिया इसको बहुत हाईलाइट कर देती कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है इस वजह से। तो फिर उनका रेपुटेशन खत्म हो जाता और फिर लोग उससे परचेज नहीं करते और सोसाइटी उसको एनवायरमेंटली या सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं समझती और इस वजह से उन्होंने पहले से ही सोचा CFC को यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। रिस्क एक्सपोजर ऑफ कूल लिमिटेड। सो रिस्क एक्सपोजर ये है कूल लिमिटेड का कि डेफिनेटली अगर उसने अपना टैक्सेस पे नहीं किया, उसने जो रिक्वायरमेंट्स था उसको फुलफिल करने का कि उसको इस तरह का डेटा प्रेजेंट करना है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को, और उसकी सारी एक्टिविटीज जो है अगर वो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल नहीं हुई, यानी कि अगर उसने किसी भी तरह से एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचाया, तो फिर इन दैट केस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोबेबली कुड इंट्रोड्यूस सम पेनल्टीज और चार्जेस ऑन कूल लिमिटेड और उसकी वजह से फिर उसका भी नाम खराब हो जाता। तो ये उसका रिस्क एक्सपोजर हो जाता है। थर्ड पार्ट में अपने को बताया हाउ फोकसिंग ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू KOA लिमिटेड फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो उसका डेफिनेटली 30 लाख से रिडक्शन देखने को मिला है, कॉस्ट सेविंग हुआ है उसका। सो वो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। 25% रिडक्शन इज़ अ ह्यूज अमाउंट और 30 लाख्स का उसको रिडक्शन देखने को मिलता है। सो इस तरह से उसने सेव किया है एंड एनर्जी कंजम्पशन में उसने सेव किया है। सो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि किस तरह से हमें EMA को यूज़ करने के बाद रिडक्शन देखने को मिलता है अपनी टोटल कॉस्ट के अंदर। सो वो जो एनवायरमेंट कॉस्ट होती है उसके अंदर हम लोग वेस्ट की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, वहीं पर एनर्जी भी आता है, ट्रांसपोर्ट भी आता है। सो हम लोग यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं एंड 25% रिडक्शन उसका एनर्जी कंजम्पशन में हुआ है। सो उसकी वजह से उसका 30 लाख अगर कॉस्ट रिड्यूस होता है तो प्रोबेबली उसको बाकी चीज़ों के अंदर भी ये देखना चाहिए कि वो कैसे अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकता है।
सो इस तरह से उसने अपना कॉस्ट रिड्यूस किया है। एंड दीज आर द 3 सिचुएशंस दैट हैव बीन गिवन टू अस, और ये तीनों क्वेश्चन हर एक सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है अपन ने सॉल्व कर दिए। ऑल्दो अपने को 2 ही करने थे, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग अपन ने तीनों के लिए कर दिए। The next question is MNP Company Limited makes digital watches. The company is preparing a product life cycle budget for a new watch. Development on the new watch is to start shortly. Estimates for the new watch are as under. Life cycle unit sold is 2,40,000. Selling price is 500 per watch. फिर life cycle cost अपने को दिया हुआ है. R&D and design cost is 80 lakhs. Manufacturing अपने को दिया हुआ है. फिर मार्केटिंग दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एंड एट लास्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर साइड, कैलकुलेट द बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम फॉर द न्यू वॉच, सजेस्ट द स्ट्रेटजी इज टू बी अडॉप्टेड बाय द एमएनपी कंपनी टू डेवलप अ न्यू वॉच, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजटेड टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट विल बी इनकर्ड बाय एंड ऑफ R&D एंड डिजाइन स्टेज। तो ये कैलकुलेशन करते हैं। फोर्थ पार्ट भी है, एनालिसिस रिवील्स दैट 75% ऑफ द बजटेड टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ न्यू वॉच विल बी लॉक्ड इन द R&D स्टेज। What are the implications for managing cost of the new watch? तो चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम आपका बना रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू अपने को दिया हुआ है 500 पर यूनिट, 2,40,000 यूनिट सेल कर रहे हैं। सो आपका आ जाएगा 12 crores। R&D एंड डिजाइन कॉस्ट अपने को दिया हुआ है, वो माइनस कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी माइनस कर देंगे, फिर अपन मार्केटिंग कॉस्ट को भी माइनस कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी माइनस कर देंगे। कैसे कैलकुलेशन हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का? सो वेरिएबल कॉस्ट अपने को दिया हुआ है 120 पर यूनिट, 2,40,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो आपका कॉस्ट आ जाएगा। बैच कॉस्ट अपन निकाल रहे हैं। सो 3,000 का बैच है, 2,40,000 डिवाइड बाय 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,000 पर बैच, तो आपका 32 lakhs आ जाता है अमाउंट। फिर आपको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। फिर आता है मार्केटिंग कॉस्ट, इसमें भी बैच वाइज कॉस्ट दिया हुआ है और अपने को बताया कि एक बैच के अंदर 96 यूनिट्स है। सो 2,40,000 डिवाइड बाय 96, ये आएगा 2,500 बैचेस मल्टीप्लाइड बाय 24 पर बैच अपने को दिया हुआ है। सो 60,000 आ जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट भी अपने को दिया हुआ है। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो वेरिएबल अपन निकाल सकते हैं 240 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 2,40,000 और फिक्स्ड अपने को दिया हुआ है। कस्टमर सर्विस कॉस्ट भी अपने को दिया हुआ है 10 पर यूनिट, तो अपन निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट आ जाएगा और ऑपरेटिंग इनकम भी आ जाएगा। अब अपने को एक पार्ट में पूछा हुआ है कि R&D स्टेज पर कितना लॉक हो रहा है। सो आपका टोटल कॉस्ट जो रहेगा उसमें से आप निकालोगे R&D का परसेंटेज। सो R&D इज 80 lakhs एंड टोटल कॉस्ट इज 11 crores 65,60,000। सो आपका परसेंटेज आता है 6.86%। तो आपका कितना अमाउंट लॉक हो रहा है आपके R&D स्टेज के अंदर? 6.86%। ओके, फिर अपने को उन्होंने 2 पार्ट्स में अलग अलग चीजें पूछी हुई है। तो अपने को सेकंड पार्ट में पूछा है सजेस्ट द स्ट्रेटजीज टू बी अडॉप्टेड बाय द एमएनपी कंपनी लिमिटेड टू डेवलप अ न्यू वॉच। तो उनके लिए उसको डिजाइन करना चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रोसेस और प्रोडक्ट का डिजाइन करना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा कि वो लोग ऑलरेडी ये डिसाइड कर पाएंगे कि उनका कॉस्ट कैसे रिड्यूस होने वाला है और उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा। तो एफिशिएंसी शुरुआत में इंप्रूव्ड रहेगा और कॉस्ट कम से कम लगेगा। तो ये स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और बात है कि आप नई वॉच लेके आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर भी लॉन्च टाइम कम रखना चाहिए। फिर आता है फोर्थ पार्ट, जहां पर अपने को बताया कि एनालिसिस रिवील्स दैट 75% ऑफ द बजटेड टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ न्यू वॉच विल बी लॉक्ड इन R&D एंड डिजाइन स्टेज। तो अगर 75% वहीं पर लॉक हो गया तो आपके पास में बहुत ज़्यादा अब मैनेज करने के लिए कॉस्ट बचानी है। वो 25% कॉस्ट को आप डेफिनेटली अपने डिजाइनिंग के वे में मैनेज कर सकते हो, तो उससे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज निकाल सकते हो, तो मार्केटिंग कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आप वहाँ से कम कर सकते हो, राइट। बट अगर आपने 75% लॉक कर दिया R&D के अंदर, तो डेफिनेटली फिर आपको R&D के अंदर इस तरह से डिजाइनिंग कर देनी चाहिए प्रोडक्ट को कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। तो ये हो जाता है आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, DK इंटरनेशनल इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट ड्यूरिंग इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ 16,000 units of the product will be sold for 102 rupees per unit. Product will be in batches of 1,000 units throughout the life of the product. The direct labor cost is expected to reduce due to effects of learning for the first 8 batches produced. तो 8 बैच तक अपने को learning curve का इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। Thereafter, the direct labor cost will remain constant. The direct labor cost for the first batch of 1,000 units is expected to be 55,000 and a 90% effect is expected to occur. The direct material and other non-labor related variable costs will be 50 per unit throughout the life of the product. There are no fixed costs that are specific to the product. Learning index अपने को दिया हुआ है which is -0.152. फिर अपने को उन्होंने क्या पूछा है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ द 8th बैच, देन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन टू बी अर्न्ड फ्रॉम द प्रोडक्शन ओवर लाइफ टाइम, एंड द थर्ड पार्ट इज कैलकुलेट द रेट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड टू अचीव अ लाइफ टाइम प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ
5 lakhs assuming that a constant rate of learning applies throughout the product's life. So जो थर्ड पार्ट है वो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है और अपन लोग क्विकली फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट करके थर्ड पे जाते हैं. फर्स्ट और सेकंड तो आपका नॉर्मल है, जैसे अपन लोग हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, बट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलते हैं अपने सोल्यूशन के ऊपर. ऑलराइट, सो फॉर्मूला बहुत सिंपल है. y इज इक्वल्स टू ax टू द पावर b. इसमें y होता है एवरेज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर बैच फॉर x बैचेस, a होता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर फर्स्ट बैच, x होता है अपनी नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस्ड, b होता है लर्निंग कोएफिशिएंट. सो लर्निंग कोएफिशिएंट या फिर लर्निंग इंडेक्स, जो भी आप उसको नाम देते हो. y का कैलकुलेशन अपन करते हैं. 55,000 अपने को दिया हुआ है फर्स्ट बैच का कॉस्ट, 8 बैच का कैलकुलेट करना है और इंडेक्स अपने को दिया हुआ है -0.152. राइट, सो आप कैलकुलेशन करोगे आएगा 40,095 रुपीज. सो 8 बैच का टोटल कॉस्ट का एवरेज आता है 40,095. सो टोटल कॉस्ट हो गया 8 into 40,095 विच विल गिव यू 3,20,760. 7 बैच का भी कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे तो अपने को 8th बैच का मिल जाएगा. राइट, सो 7 बैचेस का सिमिलर वे में कैलकुलेशन किया, टोटल निकाला एंड फिर जो डिफरेंस आएगा 8 के टोटल और 7 के टोटल के बीच में वो रहेगा आपका कॉस्ट फॉर 8th बैच, वो आता है 34,230. तो ये अपन ने निकाल दिया 8th बैच का कॉस्ट क्या रहने वाला है. फिर अपन ने लाइफ साइकिल कॉस्ट निकाल दिया उनका. तो अपने को बताया हुआ है कि 16,000 यूनिट्स को हम सेल करने वाले हैं 102 पर, तो सेल्स आ जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट अपन को निकालना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर लेबर कॉस्ट, तो 50 रुपीज दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाई 16,000, 8 लाख आएगा. डायरेक्ट लेबर निकाल रहे हैं. सो डायरेक्ट लेबर इज कि आपके 8 बैचेस तक का टोटल कॉस्ट क्या था, फिर उसके बाद जो आपके 8 बैच होने वाले हैं उसमें आपका 8th बैच की रेट पर लगने वाला है. सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 34,320. राइट, तो 8 बैचेस का टोटल अपन ने निकाला था. दिस केम टू 3,20,760 प्लस 8 इंटू 34,320. तो यह आ जाएगा 595,320 और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन निकल जाएगा. जो मेन पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है अपने को उसमें बोला है कि 5 लाख का कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करना है तो कौन सी रेट पर लर्निंग अपना होना चाहिए. सो 102 रुपीज पर यूनिट से अपना सेल्स हो रहा है. सो सेल्स वही है, अपन कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं पहले से ही 5 लाख, उसको फिक्स कर देते हैं. वेरिएबल कॉस्ट जो अदर देन लेबर कॉस्ट है वो भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. तो लेबर कॉस्ट अपना बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा. अब वो बैलेंसिंग फिगर से लेबर कॉस्ट अपना निकल गया, उसको डिवाइड बाय 16 कर रहे हैं तो अपना एवरेज आ जाएगा 16 बैचेस का कॉस्ट, तो 20,750 आ गया. अब मैं निकाल रहा हूँ y इज इक्वल्स टू ₹55,000 मल्टीप्लाइड बाई 16 टू द पावर b. तो ये अपन ने फॉर्मूला वापस से अप्लाई किया है जिसमें से अपन b निकाल रहे हैं. y अपने को पता है 20,750, एवरेज अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. 55,000 अपना पहले बैच का था ही और 16 बैचेस है तो b निकालना है अपने को. राइट, सो कैलकुलेशन करने के बाद आया 0.3773 इज इक्वल्स टू 16 टू द पावर b एंड 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 4. राइट, तो अब मैं लॉग लगा रहा हूँ. लॉग 0.3773 विल गिव मी b4 log 2. इसमें आपको लॉग के प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए जो अपन ने लिखे हुए अपने मेन लेक्चर्स के अंदर. अगर आपको याद रहेंगे तो आप डेफिनेटली समझ पा रहे होगे कि ये b4 log 2 क्यों हो गया. राइट, अब यहाँ पर एक नया फॉर्मूला अपने को देखने को मिलता है, वो है कि b का फॉर्मूला क्या होता है. ओके, तो b का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ऑफ लर्निंग रेट अपॉन लॉग ऑफ 2. हमेशा लॉग ऑफ 2 तो फिक्स रहने वाला है. ओके, सो b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लर्निंग रेट अपॉन लॉग ऑफ 2. तो अपन क्या कर रहे हैं, लर्निंग रेट को ले रहे हैं r. ओके, सो लॉग 0.3773 इज नाउ इक्वल्स टू b4 log 2. तो 4 log 2 मैंने ऐसा कैसा लिया हुआ है. b को मैं लिख रहा हूँ log r अपॉन log 2. तो log 2 ऊपर भी है, log 2 नीचे भी है, उसको कैंसिल कर देते हैं. log 0.3773 is equals to now 4 multiplied by log r. Okay, so log 0.3773 should give me log r to the power 4. वापस से उसको रिवर्स कर दिया अपने log वाले प्रिंसिपल को. सो लॉग लॉग कैंसिल कर देते हैं दोनों जगह पे, या फिर दोनों जगह पे एंटी लॉग लगाओगे तो बात एक ही पड़ेगी. 0.3773 इज इक्वल्स टू r टू द पावर 4. तो फिर मैं अब कैलकुलेट कर सकता हूँ r इज इक्वल्स टू 0.3773 टू द पावर 1/4, यानी कि 2 बार मुझे रूट निकालना पड़ेगा 0.3773 का. तो ये अपना कैलकुलेटर से जो अपन करते हैं SFM के अंदर सिखाया जाता है, उस तरह से अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अपना r आ जाएगा. r विल कम टू 78.37%. तो बहुत इंपॉर्टेंट था थर्ड पार्ट, जहां पर अपने को एक नया फॉर्मूला भी मिला कि कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, इंडेक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है. सो दैट इज लॉग ऑफ लर्निंग रेट अपॉन लॉग ऑफ 2. ओके,
तो आप चाहते हो तो अपनी मेन बुक के अंदर इसको साथ में लिख सकते हो, या फिर आपने जहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं वहाँ पर आप उसको नोट कर सकते हो। b इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लर्निंग रेट अपॉन log 2। log 2 हमेशा फिक्स रहता है। ओके, और ये क्वेश्चन को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। डी के इंटरनेशनल वाला क्वेश्चन, मे 19 के क्वेश्चन पेपर में इसको पूछा गया था। ओके, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और आज का लेक्चर में अपन लोग यहाँ पर एंड कर देंगे। 10 क्वेश्चंस कवर्ड, 3 प्रोबेबली वीडियोस इस तरह के बनेंगे। सो 10, 10 एंड 12 प्रोबेबली कुछ इस तरह से 32 क्वेश्चंस अपने कवर हो जाएंगे। सो लास्ट क्वेश्चन आज का कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो पर्टेन्स टू एबीसी एंटरप्राइजेज, अ स्पेशलाइज्ड कार गैराज डोर इंस्टॉलेशन कंपनी। एबीसी एंटरप्राइजेज यूज टू गेट मल्टीपल सर्विस कॉस्ट from the customers with variety of requirements. They may have to install, replace, adjust or lubricate some part or other to make the door functional. They work with 5 parts as given in the table below. So अपने को यहाँ पर बताया हुआ है डोर, मोटर, ट्रैक, ट्रिमर, टी लॉक एंड देन देयर इज मिसलेनियस। तो अपने को टाइप्स ऑफ सर्विस बताई है, इंस्टॉल, रिप्लेस, एडजस्ट एंड लुब्रिकेशन, टोटल भी दिया हुआ है। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अस, सबसे पहले हमें पैरेटो एनालिसिस करना है ऑफ द टोटल पार्ट्स। सेकेंड में हमें करना है यूजिंग द सेम डेटा वी हैव टू कैरी आउट अनदर पैरेटो एनालिसिस ऑन द टाइप ऑफ सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू मोटर्स ओनली। थर्ड में रिकमेंडेशन देना है ऑन द बेसिस ऑफ द कैलकुलेशन इन 1 एंड 2। एंड फोर्थ में हमें बताना है बिजनेस सिचुएशंस जिसमें हम लोग पैरेटो एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। सो फोर्थ पार्ट कंप्लीटली थ्योरेटिकल, इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे मेन क्लास के अंदर, और आप लोग अपनी बुक के अंदर जाके देखिए, स्टडी मटेरियल में से भी आप रेफर कर सकते हैं और वहाँ से आपको पता चलेगा कौन से ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पर हमें पैरेटो एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, या फिर हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना बेनिफिशियल रहता है। सो इसको आप कंप्लीटली याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि पैरेटो एनालिसिस, टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर मोस्ट यूजफुल सिचुएशंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इस तरह से अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सब पार्ट में पूछेंगे कौन से यूजफुल सिचुएशंस हैं। चलते हैं फर्स्ट पार्ट के कैलकुलेशन के ऊपर। सो टोटल अपने को टोटल पार्ट्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। नाउ द पार्ट्स आर मोटर, ट्रिमर, ट्रैक, डोर, टी लॉक एंड मिसलेनियस। नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है, सो उसको मैंने अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स निकाला और क्यूमुलेटिव निकाल के पैरेटो एनालिसिस कर दिया। फिर आता है अपना टाइप्स ऑफ सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू मोटर्स ओनली, तो वो चारों का भी अपन ने निकाला, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर अपन ने पैरेटो एनालिसिस को कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी सिंपल हियर। उसके बाद अपने को बोला है कि इसके बेसिस पर अपने को रिकमेंडेशन देना है। सो रिकमेंडेशन अपन यहाँ से क्या दे सकते हैं कि अगर आपको देखने को मिल रहा है कि अपन लोग 80% पे कब पहुंच रहे हैं डोर तक, मोटर, ट्रिमर, ट्रैक एंड डोर सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसमें भी अगर आप देखोगे कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है मोटर, 35% आपको मोटर से ही मिल रहा है, और ट्रिमर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 58% वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो मोटर एंड ट्रिमर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप देखोगे टाइप्स ऑफ सर्विस, तो टाइप्स ऑफ सर्विस में 53% एडजस्टमेंट का है और फिर लुब्रिकेशन पे आके 80% आपका हो रहा है। सो एडजस्टमेंट और लुब्रिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, इंस्टॉलेशन रिप्लेसमेंट कम इंपॉर्टेंट है। सो एडजस्टमेंट एंड लुब्रिकेशन वो भी मोटर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रिमर के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ट्रैक के अंदर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, बाकियों के अंदर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सो इस तरह का अपने को एनालिसिस देखने को मिलता है। दिस विल बी योर रिकमेंडेशन। तो इस तरह से अपने 10 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। टोटल 32 क्वेश्चंस अपने को कवर करने हैं, 10 कवर्ड, 22 मोर टू गो। आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू टुमारो।